हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स कैरिंग करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन बाय B is equal to mu 0 I r square n upon 2 x square plus r square raised to 3 by 2. Show that this reduces to the familiar result for field at the center of the coil. Such an arrangement to produce a nearly uniform magnetic field over a small region is known as Helmholtz coils. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर आर रेडियस वाला और एन नंबर ऑफ टर्न्स वाला एक सर्कुलर कॉइल दिया गया है जिसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब उसका जो एक्सिस है, जो कॉइल है उसका एक्सिस, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला मिल रही है इतनी। तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो कॉइल है उसके सेंटर पे हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो सेम टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले तो सिंपल इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, अब यहाँ पर हम लोग ए के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ए, राइट, तो बेसिकली ए आएगा। तो ए, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, राइट, तो उसकी फॉर्मूला होगी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3 by 2, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब हमें सेंटर पर, अगर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके लिए x इज इक्वल टू 0, तब सेंटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहाँ पर c लिखूँगा, c फॉर सेंटर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई इंटू आर स्क्वायर एज इट इज़। अब x तो 0 हो गया है तो x इज इक्वल टू 0, तो बचेगा 2 इंटू आर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्यूब बचेगा, राइट। तो अब ये क्यूब और ये आर स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो बाकी बचा जो हमारा इक्वेशन होगा वो कॉइल के सेंटर पे मिलने वाला इक्वेशन होगा, और वो होगा म्यू ज़ीरो एन इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर, राइट। तो सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब हमें बी फाइंड करना है, तो वो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, बट हियर शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म over a distance that is small as compared to r and is given by b is equal to 0.72 mu 0 ni upon r approximately, राइट। तो यहाँ पर हमें वो चीज़, पहले तो मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सिचुएशन हमें कुछ इस प्रकार दी है, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही सर्कल्स आर रेडियस वाले हैं और यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं बी पी और बी क्यू पॉइंट पे, राइट, वो दोनों ही पॉइंट डी डिस्टेंस पे हैं मिड पॉइंट से। अब अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस r बाई 2, यहाँ से भी वो डिस्टेंस r बाई 2, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द कॉइल दैट इज़ r, राइट। अब पहले तो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करने वाला इक्वेशन रखेंगे। तो एक्सियल पॉइंट पे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, वो हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई इंटू एन इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, रेज टू 3 by 2। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, तो अगर डिस्टेंस देखना है तो दोनों ही कॉइल से, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि इस कॉइल की बात करें, फर्स्ट कॉइल की, राइट, तो फर्स्ट कॉइल से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगी B1। तो फर्स्ट कॉइल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, राइट, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे म्यू ज़ीरो, फिर आई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर
प्लस अब यहाँ से P तक का डिस्टेंस, तो पहले r/2 तो आ जाएगा प्लस डी बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो r/2 प्लस डी, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट r/2 प्लस डी होल ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। तो ये हमारा हो गया B1। अब सिमिलर वे में हम लोग B2 लिखेंगे, तो B2 इज इक्वल टू, अब B2 मतलब कि ये जो कॉइल है उसके कारण P पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर μ0 I इंटू आर स्क्वेयर इंटू एन अपॉन 2 ब्रैकेट आर स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट r/2 माइनस डी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो इतना r/2 है, राइट। r/2 और इतना अगर हटा देंगे तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, तो वो r/2 माइनस डी हो जाएगा स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हो गया B2, राइट। अब इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो पहले B1 की डायरेक्शन, तो B1 की डायरेक्शन होगी PO2 की तरफ, PO2, राइट, PO2, राइट। O2 मतलब कि इस पॉइंट पे ये हमारा O2 है, तो इस पॉइंट को मैं O2 नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मतलब कि सेंटर को O1 नाम देता हूँ, राइट। अब B2 की डायरेक्शन की बात करें तो वो भी यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो PO2 की डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन PO2 की डायरेक्शन में होंगे, राइट। ओके, अब P पॉइंट पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए दोनों का ही हमें एडिशन करना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन P पॉइंट, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे BP इज इक्वल टू B1 प्लस B2 टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन P पॉइंट। तो दोनों का ही हम समेशन करेंगे, तो इज इक्वल टू, पहले हम लोग B1 में से और B2 में से जो भी कॉमन टर्म्स है वो निकाल लेते हैं, तो μ0 इंटू आई आर स्क्वेयर इंटू एन बाई 2 कॉमन। नाउ ब्रैकेट में पूरा लिखेंगे, पहले B1 वाली टर्म जो भी होगी 1 अपॉन क्या था आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है उसका हम लोग एक्सपांजन करें तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 4, राइट, प्लस डी स्क्वेयर प्लस आर डी, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 3/2। ये B1 वाला टर्म आ गया। अब B2 वाला टर्म यहाँ पर ऐड करेंगे तो प्लस अगेन 1 अपॉन ब्रैकेट आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 4, राइट, प्लस डी स्क्वेयर। अब यहाँ पर नेगेटिव था, अगर आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव है तो इसीलिए यहाँ पर वो टर्म नेगेटिव आएगी r इंटू डी, राइट, 2 कैंसिल हो गया और रेज टू 3/2 और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारा P पॉइंट पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला उसकी फॉर्मूला है, राइट। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले तो ये जान लेते हैं कि D जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो D इज़ मच लेस देन R। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम लोग डी स्क्वेयर जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी स्क्वेयर नेग्लेक्टेड, राइट। तो अब यहाँ पर नई जो टर्म मिलेगी वो होगी इज इक्वल टू μ0 कॉमन आई आर स्क्वेयर, ये सब कुछ कॉमन आ जाएगा, n अपॉन 2 कॉमन, राइट, ब्रैकेट में 1 अपॉन, अब यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 4, वो टोटल दोनों का एडिशन होगा 5r स्क्वेयर बाय 4, राइट, प्लस आर डी ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 3/2। फिर अगला प्लस यहाँ पर 1 अपॉन, ये जो टर्म है उसका आप सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन ब्रैकेट 5r स्क्वेयर बाय 4 माइनस आर डी ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 3/2, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा इज इक्वल टू μ0 आई
आर स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू, देखो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5r² बाई 4 रेज टू 3/2 कॉमन निकाल रहा हूँ, राइट। तो उसको कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस, अब जो कॉमन निकाला उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 4 इंटू डी अपॉन 5r, राइट, रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4d अपॉन 5r रेज टू 3/2, राइट। तो यहाँ पर रेज टू 3/2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू μ0 आई आर स्क्वायर इंटू एन। अब यहाँ पर जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है, तो 4/5 वो अलग से लिखेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू आर क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा, राइट। तो 4/5 रेज टू 3/2 भी यहाँ पर आएगा। अब ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4d अपॉन 5 आ रहा है, 1 अपॉन है तो इसीलिए मैं लिखूँगा 1 प्लस 4d अपॉन 5r रेज टू -3/2, ओके। देन प्लस यहाँ पर -3/2 आएगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस 4d अपॉन 5r रेज टू -3/2, राइट। दोनों को हमने ऊपर लिखा है इसीलिए पावर में नेगेटिव आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर r³ है, r² कैंसिल, तो μ0 आई एन अपॉन 2 इंटू आर ब्रैकेट 4/5 रेज टू 3/2, ओके, ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर जो बाइनोमियल इक्वेशन के हिसाब से जो -3/2 जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और बाकी की जो आगे की टर्म है, मतलब कि ये बाइनोमियल इक्वेशन है तो आगे भी टर्म मिलती है, राइट, तो वो सारी नेगलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो भी हमें टर्म्स मिलेगी उनका जो रेशियो होगा वो बहुत ही छोटी वैल्यू का होगा और उसको हम लोग इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पावर वो सिर्फ 4d अपॉन 5r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव का नेगेटिव इंटू 6 इंटू डी अपॉन 5r मिलेगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर यस प्लस यहाँ पर भी सेम चीज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 6d अपॉन 5r ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो ये पूरा इक्वेशन मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू μ0 आई एन अपॉन 2r, राइट, ब्रैकेट 4/5 रेज टू 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस, तो बाकी बचा सिर्फ 2, तो इनटू मल्टीप्लिकेशन में 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू μ0 आई एन अपॉन आर। अब 4/5 रेज टू 3/2 तो वो हमें मिलता है 0.7155, राइट। ये 4/5 का जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब और उसका स्क्वायर रूट, ओके। तो यहाँ पर जो BP की फॉर्मूला होगी, P पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो BP इज इक्वल टू μ0 आई एन अपॉन आर इंटू हम लोग लिख सकते हैं 0.72 टेस्ला, राइट। वैसे ही Q पॉइंट भी अगर इसमें देखें तो Q पॉइंट भी सेम पोजीशन पे है, जैसे कि अगर हम लोग 2 से Q पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो वो होगा r/2 प्लस डी, और ये फर्स्ट जो कॉइल है उससे Q पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखें तो वो हो जाएगा r/2 माइनस डी, राइट। तो एक में r/2 प्लस डी आएगा, एक में r/2 माइनस डी होगा। तो सिमिलर P पॉइंट में जो हमें आंसर मिल रहा था वैसा ही Q पॉइंट में भी आंसर मिलेगा। तो Q पॉइंट का भी जो इक्वेशन होगा इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो वो
पी पॉइंट पे मिलने वाला इक्वेशन की बराबरी करेगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ बी क्यू भी हमारा इतना ही मिलने वाला है, तो इज इक्वल टू बी क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा म्यू ज़ीरो आई एन अपॉन आर, राइट, इंटू 0.72 टेस्ला, राइट। तो हमने ये सारी कैलकुलेशन पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसके लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ टॉरॉइड हैज़ अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर and outer radius 26 centimeter around which 3500 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid? Okay, तो पहले टॉरॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो भी डेटाज हमें दिया गया है वो देख लेते हैं। तो पहले तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट है 11 एम्पियर, इतना करंट है। नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड, तो नंबर ऑफ टर्न्स है 3500, ओके। उसके बाद जो आउटर रेडियस है टॉरॉइड की, जो बाहर की जो सरफेस है उसका आउटर रेडियस, उसको R2 लिख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.26 आएगा मीटर, राइट। अब यहाँ पर R1 लिखेंगे तो R1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये इनर रेडियस हुई, ओके। और इनर रेडियस अगर मीटर में लिखें तो वो हो जाएगा 0.25 मीटर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग टॉरॉइड की जो एवरेज रेडियस है वो फाइंड करेंगे। तो 0.25 प्लस 0.26/2, राइट। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2 करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज फाइंड करना होगा। एवरेज इसलिए कि टॉरॉइड के जो अंदर का पार्ट है वही एवरेज में मिलेगा, तो उसमें ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोनों का समेशन R इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.26/2, तो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 0.255, राइट। और यहाँ पर वो मीटर में मिलेगा, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, राइट। अब जो यहाँ पर टॉरॉइड है उसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ टॉरॉइड L इज इक्वल टू, अब टॉरॉइड मतलब सोलेनोइड का ही सर्कुलर पार्ट, तो उसका पेरीमीटर तो वो आ जाएगा 2πr, राइट, उसकी फॉर्मूला। तो 2πr हमने फाइंड किया है, वो सारी वैल्यूज़ एल में रखेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.51 पाई मीटर। तो ये होगा लेंथ ऑफ द टॉरॉइड। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ कितना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, राइट। तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 3500 एंड टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ है 0.51 पाई, राइट। तो इसका आंसर है इज इक्वल टू 3500 इंटू 100 अपॉन 51 इंटू पाई। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुई, राइट। अब टॉरॉइड के बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले पूछा है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करो कि टॉरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो टॉरॉइड के बाहर ऑलवेज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइड विल बी 0 टेस्ला, 0 आंसर मिलेगा, राइट। अब क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बी में व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टॉरॉइड। अब इनसाइड फाइंड करना है, तो इनसाइड के लिए बेसिक्स इक्वेशन है BI फॉर इनसाइड, राइट। तो BI इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई, राइट। अब μ0 मतलब 4π इंटू 10⁻⁻⁷, फिर n हमने फाइंड किया है ये वाला, राइट, वो यहाँ पर रखेंगे तो इंटू 3500 इंटू 100, ओके, इंटू आई कितना है, तो करंट यहाँ पर है 11 एम्पियर अपॉन
51 इंटू पाई, राइट। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन सिर्फ 51 बचेगा, राइट। अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा आफ्टर कैलकुलेशन 3.02 इंटू 10⁻² टेस्ला, राइट। ये हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अ टॉरॉइड हैज़ अ कोर, राइट, इनर रेडियस, आउटर रेडियस इज गिवन, ऑल थिंग्स आर गिवन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टॉरॉइड। तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टॉरॉइड, दैट मैग्नेटिक फील्ड सी मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉरॉइड की अंदर की ही तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जैसे जैसे टॉरॉइड में आर का जो वैल्यू है वो अंदर से बाहर का रेडियस जैसे चेंज होता है, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन है उसमें भी फील्ड थोड़ा चेंज होगा, राइट। तो इसीलिए टॉरॉइड के अंदर की तरफ जो खाली जगह होती है वहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट का आंसर था ए का। फिर जो बी पूछा गया था वो आउटर सरफेस, मतलब कि सॉरी, आउटर सरफेस का ये हमारा आंसर है, वो ए का आंसर है। फिर बी में हमें इनर सरफेस के लिए पूछा था कि जो टॉरॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, और सी का हमने यहाँ पर फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट but has a constant direction east to west is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक चैम्बर दिया गया है, राइट। उस चैम्बर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है और वो है ईस्ट टू वेस्ट, राइट। अब यहाँ पर एक जो चार्ज पार्टिकल है वो उस चैम्बर में एंटर होता है। अब वो कुछ जो बोलते हैं ना कि वहाँ पर वो कुछ कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहता है, राइट। तो वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से घूमता तो रहता ही है, उसके साथ साथ वो स्ट्रेट वे में जाता है। अब ये जो पार्टिकल है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v, राइट, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ आइदर पैरेलल होगा या फिर वो ऑपोजिट होगा। आइदर पैरेलल या फिर ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि वीओ ऑपोजिट वेक्टर बी। यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या फिर पहला या फिर दूसरा, दोनों पैरेलल हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के टोटली उल्टे हो सकते हैं, राइट। इसीलिए वो फील्ड में जब आता है तब वहाँ पर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं होता और डायरेक्ट स्ट्रेट वे में चला जाता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड varying from point to point both in magnitude and direction and comes out of it following a complicated trajectory. Would its final speed equal to the initial speed if it suffered no collisions with the environment? ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। अब वैसे में जब कोई एक चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो वो कोई और कॉम्प्लेक्स वे में ही बाहर निकलता है। अब इस एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी कॉलिजन के बिना उसकी जो फाइनल स्पीड क्या उसके इनिशियल स्पीड जितनी ही होगी, राइट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला था ए, ओके।
तो बी का आंसर है यस, बोथ आर सेम, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते बट स्पीड बोलेंगे क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन अलग हो सकती है बट वैल्यू सेम है, वी आई इज इक्वल टू वी एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और जो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है बट उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। भले यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स उस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा बट उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, राइट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in north to south direction. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. Okay, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वैसे चैम्बर में एंटर हो रहा है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन में स्ट्रेट वे में वो मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, राइट। और जो चैम्बर है उसमें जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ एंटर हो रहा है, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स जितना ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, राइट, तो फिर उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर दोनों सेम है तो। बट अगर जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में है, राइट, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। तो ये थे इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the electron if the field A is transverse to initial velocity, B makes an angle of 30 degree with the initial velocity. Okay, तो यहाँ पर जो कैथोड है वो गर्म होने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोटेंशियल है वो 2 किलोवोल्ट है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से वो एक्सेलरेट होके 0.15 टेस्ला जितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जो एरिया है उसमें एंटर करता है। तो अगर फील्ड इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है उसका यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो फाइंड करेंगे। तो पहले हमें जो डेटा दिया है वो है पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू 2 किलो वोल्ट, मतलब कि 2 × 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू वो होगा 0.15 टेस्ला, राइट। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी उसकी फॉर्मूला होगी ½mv² इज इक्वल टू EV, राइट। अब v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v इज इक्वल टू 2EV/m, राइट। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट भी लेंगे तो राइट हैंड साइड रूट आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू √2 × 1.6 × 10⁻⁹, राइट,
इंटू वी मीन्स वोल्टेज, तो वोल्टेज वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट। तो ये स्क्वायर रूट में सारी वैल्यूज है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.65 इंटू 10⁻7 और वो मिलेगा मीटर सेकेंड इनवर्स में, राइट। तो ये मिला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसका रेडियस कितना मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तब वहाँ पर mv² अपॉन r इज इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स बैलेंस होगा, EVB। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बैलेंस होगा? लॉरेंट्ज फोर्स से। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलरली मूव करता है, राइट। तो अब यहाँ पर पहले तो वी कैंसिल हो जाएगा, तो r सब्जेक्ट, तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा mv अपॉन EB, राइट। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 2.65 इंटू 10⁻7 अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, राइट। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 1 मिलीमीटर, राइट। तो ये होगा रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर रेडियस का हमें वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो पहले बी के लिए वी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर v sin 30 उसका कंपोनेंट होगा, 30 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इज इक्वल टू v मतलब के 2.65 इंटू 10⁻7, अब sin 30 है मतलब के हाफ, तो 1/2। अब v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसकी यहाँ पर वैल्यू होगी 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब यहाँ पर v पैरेलल फाइंड करें तो v पैरेलल की फॉर्मूला होगी v cos 30, तो v पैरेलल इज इक्वल टू 2.65 इंटू 10⁻7, नाउ cos 30 that is into cos 30 value that is √3/2, right. √3/2 value is 0.866, right. तो v पैरेलल, तो पैरेलल कंपोनेंट की यहाँ पर वैल्यू होगी, वो होगी 2.3 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे हेलिकल पाथ रेडियस। तो हेलिकल पाथ रेडियस में सेम फॉर्मूला में, सेम वे में जैसे कि हम लोग लिखते थे mv², मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा, अपॉन r इज इक्वल टू EV परपेंडिकुलर इंटू b, राइट। तो यहाँ पर फिर से ये v कैंसल्ड, तो यहाँ पर r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगी mv परपेंडिकुलर अपॉन EB, राइट। अब परपेंडिकुलर मतलब कि mv यहाँ पर वो कंपोनेंट होगा sin 30, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट। तो sin 30 डिग्री अपॉन E इंटू बी, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी, तो 2.65 इंटू 10⁻7 अपॉन ई मतलब चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, बी
मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो है 0.15 राइट टेस्ला। अब sin30 की वैल्यू 1/2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर मिलेगा 0.5 मिलीमीटर राइट। तो जो बी की डायरेक्शन है उसमें जो हेलिकल पाथ है राइट, उसके वेलोसिटी का यहाँ पर प्रोजेक्शन है वो है 2.3 इंटू 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 Tesla. In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coils. A narrow beam of single species charged particle all accelerated through 15 kilovolt enters this region in a direction perpendicular to both the axes of the coils and the electrostatic field. If the beam remains undeflected when the electrostatic field is 9 into 10⁻⁵ voltmeter inverse, make a simple guess as to what the beam contains. Why is the answer not unique? तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स है राइट, उसकी हेल्प से जो भी स्मॉल रीजियंस है उसमें 0.75 वैल्यू का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सेम रीजन में जो कॉइल्स है उनकी जो नॉर्मल एक्सिस होती है, नॉर्मली जो उनकी एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म जो स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमें बैलेंस रखना है, बैलेंस रखा है राइट। अब जो 15 किलो वोल्ट जो उससे जो भी एक्सेलरेट हुआ है, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एकदम नैरो जो बीम होता है, नैरो बीम में उस रीजियन में दोनों ही कॉइल्स को एक्सिस और स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर एंटर करवाया है। अब यहाँ पर 9 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स जितना स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, उसके रीजियन में उसमें से जो यहाँ पर बीम है उसका यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना है, ये सोचना है कि जो भी बीम है वो कौन से चीज़ की बनी हुई होगी और यहाँ पर जो भी आंसर है यहाँ पर आंसर यूनिक क्यों नहीं है, अलग क्यों नहीं है राइट। तो पहले जो भी वैल्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है B इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला राइट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स राइट। फिर आता है वोल्टेज V इज इक्वल टू 15 किलो वोल्ट, 15 किलो वोल्ट 10⁵ वोल्ट लिखेंगे राइट। अब जैसे कि मैं स्पीड फाइंड करूँगा तो स्पीड की एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड राइट। तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10⁵ एंड मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 राइट। अब इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये है स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल ओके। अब जब पार्टिकल जो है वो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी होगी Q इंटू वी राइट। तो अब इस फॉर्मूला में से मैं Q अपॉन एम को सब्जेक्ट बनाऊँ तो Q अपॉन एम इज इक्वल टू V² अपॉन 2V राइट। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो V² तो 12 इंटू 10⁵ रेज टू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू V वोल्ट मीन्स 15 इंटू 10⁵ आएगा राइट। अब इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁷ कूलम किलोग्राम इनवर्स राइट। तो ये हमें मिला Q अपॉन M रेशियो
चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल है वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जैसे कि ड्यूटेरॉन का बना हुआ होगा। ड्यूटेरॉन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अब ये जो आंसर है वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए नहीं है, राइट। यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है वहाँ पर चार्ज और मास दोनों का ही रेशियो है। हमने जो भी फाइंड किया है वो चार्ज मास का रेशियो है। अब ये दूसरे पार्टिकल्स जैसे कि हीलियम 2+, राइट, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो हीलियम 2+, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजेनिक एटम्स। फिर आता है लिथियम 3+, राइट। ये जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इन सभी में अगर हम लोग देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आयन इसको बोल सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजेनिक एलिमेंट्स है, कि जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट। लिथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बचा, राइट, एक प्रोटॉन। यहाँ पर भी लिथियम। तो सेम आंसर्स हीलियम +2 और लिथियम +3 के लिए भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its ends. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wires is 0? तो 0.45 लेंथ वाला और 60 ग्राम मास वाला एक का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर यहाँ पर दिया गया है। उसको यहाँ पर उनके जो एंड्स है उससे जो 2 तार से हमने हॉरिजॉन्टल लटकाया है, राइट। अब ये जो वायर्स है उसमें से रॉड में करंट एंटर हो रहा है वो है 5 एम्पियर जितना। तो यहाँ पर जो कंडक्टिंग रॉड है उसके परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए कि जिससे जो वायर्स है उसमें टेंशन 0 हो जाए, राइट। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे, उसके लिए डेटा दिया गया है। पहला तो लेंथ L, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये है हमारा A। L इज इक्वल टू 0.45, दैट इज द लेंथ, ओके। फिर आता है यहाँ पर मास। तो मास यहाँ पर दिया गया है M इज इक्वल टू 60 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 60/1000 तो 0.06 किलोग्राम, राइट। फिर करंट फ्लोइंग विच इज़ 5 एम्पियर एंड G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। अब यहाँ पर तो यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से ये हमारा रॉड है, उसके दोनों एंड्स को 2 वायर से हमने लटका दिया है, एक का फिक्स जो वॉल होती है उससे। अब बेसिकली अगर यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा अगर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये जो वायर्स है उस पर ही टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, जो फिक्स पॉइंट है उसकी तरफ, राइट। क्योंकि ये जो हमने रॉड यहाँ पर लटकाया है उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही। तो यहाँ पर हमें करंट ऐसे फ्लो करवाना है जिससे यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लगे और यहाँ पर टेंशन 0 हो जाए। तो हमें टेंशन 0 करवाने के लिए करंट को फ्लो करवाना है जिससे फोर्स ऊपर की तरफ लगे, और यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है BIL वो और वेट ऑफ द रॉड सेम हो जाना चाहिए, तभी यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, राइट, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट आ जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर कितना है, बिल जितना, तो बिल BIL इज इक्वल टू वेट होगा mg। अब हमें यहाँ पर जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पहले वो फाइंड करेंगे, तो B इज इक्वल टू mg/IL, राइट। तो वैल्यूज रखेंगे तो मास इज 0.06, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 आएगा, राइट, अपॉन करंट इज 5 एम्पियर एंड लेंथ, तो लेंथ होगा 0.45, राइट। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा इज इक्वल टू, मतलब B इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.2
0.0613 राइट टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा तो वो जो भी रॉड है वो बैलेंस हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स भी फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से ऊपर की तरफ लगेगा और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में a straight horizontal conducting rod of same length right, all things are same, but यहाँ पर what will be the total tension in the wires if the direction of current is reverse keeping the magnetic field same as before। मतलब कि सेम मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2613 टेस्ला राइट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो रॉड बैलेंस हो जाता है राइट, तो यहाँ पर टेंशन डबल हो जाएगा। पहले टेंशन ज़ीरो हो जाता था राइट, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, बट यहाँ पर अब करंट की डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, तो उसकी वजह से ये जो फोर्स है वो भी उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देगा। तो यहाँ पर अब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ फिर से BIL जितना। तो पहले तो BIL और mg दोनों ही सेम थे, तो मैं BIL इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ राइट। तो अब जो टेंशन लग रहा है वायर्स पे वो डबल हो जाएगा। किसके डबल हो जाएगा? तो T इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ द रॉड राइट। तो वेट ऑफ द रॉड कितना होगा? 2 इंटू वेट, उसका फॉर्मूला होगा m इंटू जी। तो मास ऑफ द रॉड दैट इज 2 इंटू 0.06 इंटू जी वैल्यू इज 9.8 राइट। तो इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 1.176 न्यूटन, 1.176 न्यूटन। इतना टेंशन दूसरे केस में जब हम लोग करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करेंगे तब हमें ये इतना टेंशन मिलने वाला है राइट। और वो टेंशन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, मतलब कि फिक्स पोजीशन, सेम डायरेक्शन में। अभी जो ऊपर की तरफ मिल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें टेंशन मिलने वाला है राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम। What is the force per unit length between the wires if they are 70 cm long and 1.5 cm apart? Is the force attractive or repulsive? तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो कार है उसकी बैटरी, उसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तब मोटर के साथ जो कनेक्टिंग वायर है वो 300 एम्पियर जितना करंट फ्लो करवाता है थोड़े टाइम के लिए। अब वो जो वायर है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उन वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ वाइज जो भी फोर्स है वो कितना लग रहा है और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, ये भी फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग डेटा लिख लेते हैं। तो पहले करंट कितना दिया गया है, तो I1 और I2 दोनों ही सेम है राइट, दो वायर्स में। तो यहाँ पर टोटल करंट है 300 एम्पियर। फिर उसके बाद रेडियस राइट, रेडियस R, मतलब कि एक तरीके का ये डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो है 1.5 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर राइट, दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस। और लेंथ ऑफ द वायर तो वो है 70 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100 तो 0.7 मीटर लेंथ आएगा राइट। अब कार की जो बैटरी है उसको हम लोग जब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब जो वायर्स हमने कनेक्ट किए हैं उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा राइट। तो वो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो होगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वहाँ पर करंट नहीं मिलने वाला। दोनों ही अगर कंपेयर करें तो दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 इंटू L राइट अपॉन 2 पाई इंटू R।
अब लेंथ को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो एफ अपॉन एल आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है म्यू ज़ीरो, तो म्यू ज़ीरो उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई वन 300 फिर I2, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए -300 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू रेडियस वो होगा 1.5 इंटू 10⁻², तो पाई पाई कैंसिल राइट। अब 2 2 ज़ा 4, अब जो बाकी बचा वो हम लोग कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू ये आएगा -12 1,20,000 राइट इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड किया है इसीलिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एफ से मैं रिप्रेजेंट करूँगा माइनस कितना मिलेगा 1.2 न्यूटन पर मीटर। और ये जो फोर्स होगा वो हमने पहले ही बोला है रिपल्सिव फोर्स, तो ये रिपल्सिव टाइप का फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होने वाला है राइट, क्योंकि दोनों ही करंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट है इसीलिए।